नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका अपने खास कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ में। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। अपने इस खास कार्यक्रम में हम देश दुनिया की बड़ी खबर के हर पहलुओं पर आपसे विस्तार से चर्चा करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। बदले हुए विश्व परिदृश्य में हो रहे G7 की बैठक के क्या मायने हैं और क्या कुछ संदेश प्रधानमंत्री पूरे विश्व को भारत की ओर से इस मंच से देने वाले हैं, इस खबर पर हम विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे और चलेंगे महाराष्ट्र, जहां जारी है सियासी उथल पुथल का दौर। हर दिन हर घंटे महाराष्ट्र के सियासी घमासान में नया ट्विस्ट नजर आ रहा है। आखिर क्या हो सकता है इसका अंत, इसके हर पहलुओं पर हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। और फिर आज का हमारा आखिरी मुद्दा होगा यूपी, दिल्ली, पंजाब और त्रिपुरा जैसे राज्यों में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने अपना दबदबा कायम किया है। इसका क्या संदेश है सियासी मायने में, इस पर भी आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं एपेक्स न्यूज इंडिया की खास पेशकश मुद्दे की बात राजन के साथ। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, आज का हमारा पहला मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जर्मनी दौरे का। वैसे तो प्रधानमंत्री का जर्मनी दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण G7 के हो रहे शिखर सम्मेलन में शामिल होने तक है। उस विश्व मंच से क्या कुछ संदेश देते हैं नरेंद्र मोदी, इस पर सबकी निगाहें हैं। वैसे देखा जाए तो रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच विश्व पटल पर एक अलग तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में विश्व संगठन की लगातार सक्रियता बनी हुई है। नाटो से लेकर ब्रिक्स सम्मेलन से होते हुए अब G7 देशों का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ये माना जा रहा था कि भारत को इस सम्मेलन में हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, एक डिप्लोमेसी है शानदार तरीके से, जिसका परिणाम है कि आज विश्व पटल पर भारत की साख को कोई अनदेखी नहीं कर पा रहा है। जर्मनी की धरती से प्रधानमंत्री ने विश्व को एक साफ संदेश देने की कोशिश की है कि भारत अब एक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। भारत में विदेशी निवेश और व्यवसाय की अकूत संभावनाएं हैं। खासकर कोरोना काल के बाद विश्व के कई देशों में आई आर्थिक मंदी के बावजूद भारत का मजबूती से खड़ा रहना पूरे विश्व के लिए एक नज़ीर भी बन चुका है। अब जरा देखते हैं कि आखिर इस G7 की बैठक में क्या कुछ अहम मुद्दे हैं जिस पर विश्व शक्तियां चर्चा कर रही हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के हालात पर चर्चा इस शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा होने वाला है। शिखर सम्मेलन में क्लाइमेट से लेकर के एनर्जी से लेकर के हेल्थ सेक्टर पर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। फूड सिक्योरिटी या फिर जेंडर इक्वलिटी की बात की जाए तो ये भी एक अहम मुद्दा है शिखर सम्मेलन का। चीन और रूस जैसे देशों के विस्तारवादी नीति को लेकर के क्या भावी रणनीति होगी, इस पर भी विस्तार से चर्चा प्रस्तावित है। ये कुछ मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का पक्ष खुद रख रहे हैं। अब समझिए आखिर G7 में कौन कौन से देश शामिल है और ये संगठन क्यों काफ़ी अहम माना जाता है। तो आपको बता दूं कि G7 देश दुनिया के सबसे अमीर 7 देशों का वैश्विक संगठन है। इसमें ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान शामिल हैं। इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरह अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका जैसे देशों को भी आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस शिखर सम्मेलन में होना अपने आप में काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि जहां विकसित राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों का जमावड़ा है, वहां भारत का प्रतिनिधित्व चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के प्रबल विरोधियों के पेट में मरोड़ के लिए काफ़ी है। भारत का स्टैंड हर बार बिल्कुल साफ है कि देश हित को लेकर भारत किसी भी राष्ट्र के दबाव में न तो आने वाला है और न ही कोई ऐसा फैसला लेगा जिससे देश का कोई अहित हो। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ने का फैसला लेकर सारी विश्व शक्तियों को अपनी शक्ति का एहसास दिला दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज वक्त ऐसा है जब अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो या फिर कोई भी देश हो, भारत की किसी भी मंच पर अनदेखी नहीं की जा सकती है। एक बेहतर एहसास है। देश की आन बान शान ऐसी ही बनी रहे तो हर भारतीय को भी गर्व होना लाजमी है।
वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे अपने देश की, जहां महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल पुथल का दौर है। महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें सबकी दिलचस्पी बनी हुई है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, गुवाहाटी से होते हुए पूरे घटनाक्रम की धुरी दिल्ली तक पैर पसार लिया है। क्या कहती है ग्रहों की चाल? कौन सा उपाय बदलेगा आपकी किस्मत? आज क्या करें क्या ना करें, आपकी हर समस्या का हमारे पास समाधान। विद्यावारिधि आचार्य दीनदयाल मणि त्रिपाठी के साथ भाग्य कनेक्शन, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए हम बात करते हैं महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान की। तो जैसा कि मैं पहले ही आपको बता रहा था कि महाराष्ट्र से लेकर गुजरात, गुवाहाटी होते हुए पूरे घटनाक्रम की धुरी दिल्ली तक पैर पसार चुका है। कभी घटनाक्रम गुजरात पहुंच जाता है तो कभी खबर आती है कि कैसे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, बागी एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र में बीजेपी के चेहरे के रूप में शुमार देवेंद्र फडणवीस बड़ोदरा में गुपचुप बैठक कर भावी रणनीति बनाते हैं। तो कभी बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी में डटे एकनाथ शिंदे के खेमे में एक के बाद एक नए बागियों की एंट्री होती जा रही है। गुवाहाटी के पंच सितारा होटल में महाराष्ट्र के भावी किस्मत का खाका तैयार किया जा रहा है। रह रह के तस्वीरें जारी कर एकनाथ शिंदे अपने समर्थकों के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हैं। इधर महाराष्ट्र में शिवसेना के रणनीतिकार की भूमिका में संजय राउत लगातार खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक बयानबाजी का दौर जारी है। इसमें कई विवादित बयान भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। विपक्षी दलों और महाराष्ट्र की सियासत में जाना माना नाम शरद पवार, उनके बेटे अजित पवार उद्धव ठाकरे के साथ 24 घंटे मंथन में मशगूल हैं। जुगतबाजी इस बात की लगाई जा रही है कि कैसे महाराष्ट्र में विकास अघाड़ी को बचाया जा सके। तमाम तिकड़मबाजी के बावजूद लगातार बागियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। दावों का बाजार गर्म है। संजय राउत दावा करते हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ बागी हुए शिवसैनिक विधायकों में से आधे से ज़्यादा उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। इन सब के बीच अब तो खबर ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे की पत्नी भी डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई हैं। उद्धव ठाकरे की पत्नी बागी हुए विधायकों की पत्नियों को इमोशनल डोज देने में जुटी हुई हैं, कुछ से मुलाकात करके तो कुछ से फ़ोन पर बातचीत करके। मामला गंभीर है इस मायने में कि देश की व्यावसायिक नगरी पिछले करीब एक हफ्ते से बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुकी है। अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें आखिर करना क्या है। इस सियासी घमासान में मुंबई में व्यावसायिक और सरकारी गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। शिव सैनिकों के बागी होने के हालात हर पल बने हुए हैं। कई बागियों के कार्यालय पर हमला की तस्वीरें भी आपने देखी होगी। जगह जगह शिव सैनिक उतावले हो रहे हैं। हालात कब बेकाबू हो जाए ये कह पाना मुश्किल है। राज्यपाल को डीजीपी को पत्र लिखना पड़ रहा है कि बागी विधायकों के जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। बागी सारे मंत्रियों को उद्धव ठाकरे ने मंत्री पद से बर्खास्त करते हुए नए मंत्रियों की नियुक्ति भी कर दी है। बागियों को केंद्र सरकार की ओर से भी Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। यानी कुल मिलाकर मैं कह रहा हूँ कि हालात वाकई नासाज है पूरे महाराष्ट्र की। मामला बागियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। याचिका में विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने और डिप्टी स्पीकर नरहरि जरवाल की भूमिका पर सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र भवन, डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र पुलिस, शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी और केंद्र को नोटिस भी भेज दिया है। यही नहीं, कोर्ट ने सभी विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराने और यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश भी दिया है। अब डिप्टी स्पीकर को अपना जवाब 5 दिन के भीतर सुप्रीम अदालत में पेश करना है। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर जानकारों के समझ में इस सियासी घमासान का हल क्या हो सकता है। इसके पहले देखिए और समझिए, फिर मैं विस्तार से बताता हूं। बागी विधायक मान मनोबल के बाद घर वापसी कर लें। ये एक भावी विकल्प की बात कर रहा हूं मैं कि हो सकता है कि ये संभावनाएं हैं। बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे मन से में विलय कर लें।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में, जिसके प्रमुख राज ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे के भाई। बागी विधायकों के साथ शिंदे प्रहार पार्टी में विलय कर लें। प्रहार पार्टी दरअसल वो पार्टी है जिसके 2 बागी विधायक पहले से ही गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के खेमे में हैं। किसी पार्टी में विलय के बाद बीजेपी के साथ नई सरकार बने, ये तो विकल्प है ही जिस पर लगातार एकनाथ शिंदे और बीजेपी की कवायद चल रही है। ये वो विकल्प है जिसको लेकर लगातार चर्चा जारी है। तमाम तरह के कयास है, अटकलों का दौर है। वजह भी साफ है, क्योंकि फिलहाल बागियों के सामने या फिर पूरे मामले में पर्दे के पीछे से मुख्य किरदार निभाने वाली बीजेपी के पास इसके अलावा और कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर मसले का हल जल्द नहीं निकलता है तो मामला और पेचीदा होता जाएगा। नई पार्टी को तत्काल मान्यता मिल पाना इतना आसान नहीं होगा और बागियों को लंबे समय तक गुवाहाटी में रखना भी नामुमकिन होगा। क्योंकि अमूमन मैंने देखा है कि ऐसे मामलों में बागियों के घर वापसी का रास्ता इसलिए खुल जाता है कि जब बागियों को ऐसा लगने लगता है कि जिनके साथ वो मूल पार्टी छोड़कर गए हैं वहाँ उन्हें कोई एक ठोस विकल्प नहीं हासिल हो रहा है, तो अपने राजनीतिक भविष्य के मद्देनज़र अपने घर वापसी कर लेते हैं, यानी उसी दल के साथ एक बार फिर जुड़ जाते हैं। इस मानसिकता के आने के पहले ये कोशिश एकनाथ शिंदे की जरूर होगी कि संघर्ष को जल्द से जल्द अपने पड़ाव तक पहुंचाया जाए। हालांकि इन विकल्पों में अभी कई पेच हैं। उद्धव को छोड़कर राज ठाकरे के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ एकनाथ शिंदे के आने से शिंदे को क्या हासिल होगा, ये देखने वाली बात होगी। बागियों को साथ लेने के लिए राज ठाकरे क्या सोचते हैं, इस पर भी बहुत कुछ देखना होगा। राज ठाकरे ये जरूर सोचेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरे महाराष्ट्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाले उनकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पर इसका नकारात्मक असर दिखे। हालांकि बागी शिंदे और राज ठाकरे दोनों की दलील यही है कि बाला साहब ठाकरे के कट्टर हिंदुत्ववादी नीतियों की रक्षा हर हाल में होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच राज ठाकरे ये जरूर विचार करेंगे कि जैसा कि मेरा मानना है कि इस फैसले से बेशक महाराष्ट्र की सत्ता पर मन से बीजेपी के साथ काबिज हो जाएगी, लेकिन कहीं शिव सैनिकों की नाराजगी की वजह से भविष्य में सियासी नुकसान मनसे को तो नहीं होगा। पेच बहुत फंसा हुआ है। हमें लगता है कि प्रहार पार्टी के साथ विलय करने पर एकनाथ शिंदे की कद भी बच जाएगा और ये विलय इसलिए आसान है कि इस पार्टी के विधायक पहले से ही शिंदे के साथ गुवाहाटी में हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। विलय के बाद बीजेपी के साथ सरकार बनाना ये इस पूरे संघर्ष का आखिरी पड़ाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि अभी और क्या क्या होता है इस घटनाक्रम में लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन इन सबके बीच उद्धव के साथ संघर्ष का चेहरा बने संजय राउत पर अब ईडी की भी मेहरबानी हो चुकी है, यानी इस पूरे केस में ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर संजय राउत को ईडी का समन मिल चुका है। यानी कुल मिलाकर इस खेल में शाम दाम दंड भेद चाणक्य के सारी नीतियों को आजमाया जा रहा है। देखते जाइए इस बवाल का अंत क्या होता है। मुझे तो साफ तौर पर ऐसा लगता है कि बीजेपी बागियों को साथ लेकर सत्ता पर काबिज होकर महाराष्ट्र में होने वाले नगर निकाय चुनाव में फायदा लेना चाहती है। साथ ही राज ठाकरे को बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित कर शिवसेना कार्यकर्ताओं में एक सेंध लगाकर भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा भी तय करना चाहती है बीजेपी। फिलहाल महाराष्ट्र में अस्थिरता का दौर है। दांव के बीच सियासी दांव का क्या परिणाम होता है, आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। अब लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, मजबूरी है, जाइएगा कहीं नहीं। अगला मुद्दा भी काफ़ी दिलचस्प है। उपचुनाव के परिणामों को लेकर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। दुनिया अपराध की कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब। अपराध से जुड़ी हर खबर सरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आइए चलते हैं अपने अब तीसरे मुद्दे की ओर।
5 राज्यों में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव के बाद अब हुए लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम कर लिया है। त्रिपुरा, पंजाब, दिल्ली में जो कुछ परिणाम आए वो अपनी जगह है, लेकिन देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाले सबसे बड़े सूबे में बीजेपी या फिर कहें कि टीम योगी आदित्यनाथ ने जो कमाल किया है वो वाकई सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए मैंने सोचा आपसे जरा बीजेपी के इस जीत के मायने तलाशने की कोशिश करूं। पहले आपको एक फैक्ट दिखाता हूं, इन दोनों सीटों पर हुए आज तक के चुनाव परिणामों से जुड़ा हुआ है। बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये क्यों दोनों उपचुनाव के परिणाम काफ़ी अहम मायने रखते हैं। सबसे पहले बात कर ली जाए आजमगढ़ की। 17 बार यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हुए, 3 उपचुनाव हुए, यानी कुल 20 यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और बीजेपी को महज 2 बार ही जीत मिली। 2009 में रमाकांत यादव और अब दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी से जीते हैं। आजमगढ़ सीट पर यादव परिवार ने अपनी आमद दर्ज की 2014 में, जब मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद बने। 2019 में मुलायम सिंह यादव के बेटे और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ से सांसद बने। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो यहाँ बड़े चौंकाने वाले परिणाम मिले थे। 10 सीटें आती हैं आजमगढ़ में, 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत दर्ज हुई। अब जरा नज़र डाल लेते हैं रामपुर लोकसभा सीट के सियासी सफर पर। दरअसल ये जो खाका है ना, ये काफ़ी कुछ तय कर देगा कि ये दोनों सीटें क्यों अति महत्वपूर्ण मानी जा रही थी बीजेपी के लिए। रामपुर की बात कर ली जाए, 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, 1 उपचुनाव, यानी 18 टोटल लोकसभा के चुनाव यहाँ पर हुए, जिनमें से 4 बार ही केवल बीजेपी को जीत दर्ज हुई। 1991 में पहली बार बीजेपी के राजेंद्र कुमार जीते थे। 1998 में बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी चुनाव जीते। 2014 में बीजेपी के नेपाल सिंह जीते क्योंकि मोदी लहर थी। 2022 में बीजेपी के घनश्याम लोधी जीते, यानी कल जो चुनाव परिणाम आया है। 2019 में आजम खान ने जीत दर्ज की थी इस सीट पर। अब यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें आती हैं, इनमें से 4 पर समाजवादी पार्टी 2022 में जीती और 2 ही सिर्फ बीजेपी के खाते में गई थी। ये था सियासी सफ़र। अब इसको ज़रा विस्तार से हम बात करें। रामपुर का नाम आते ही सियासत के माहिर खिलाड़ी आजम खान का नाम हर कोई लेता है। आजम खान इन दिनों लगातार सुर्खियों में रहे क्योंकि जौहर विश्वविद्यालय को लेकर जमीन कब्जाने से लेकर आजम खान पर तरह तरह के इतने मुकदमे योगी सरकार में दर्ज हुए जो देश के सियासी इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आजम खान जेल से बाहर आ पाए हैं जमानत पर। अब आजम खान के गढ़ में आजम खान के ही लोकसभा से इस्तीफे के बाद उपचुनाव के हालात पैदा हुए। आजम खान ने इस सीट से अपने करीबी को समाजवादी पार्टी से टिकट दिलवाया, चुनाव प्रचार में दमखम भी लगाया। लेकिन कभी आजम खान से सियासत का गुर सीखने वाले घनश्याम लोधी ने आजम खान के प्रत्याशी को औंधे मुंह पटक दिया। इस उपचुनाव में एक बड़ा सियासी बदलाव है कि आखिर आजम खान कैसे इस लोकसभा सीट को नहीं बचा पाए। आजम खान की समाजवादी पार्टी में पैठ की वजह से ही समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव या फिर पार्टी में सक्रिय रहे। जब मुलायम सिंह यादव सक्रिय थे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो रामपुर के मैटर पर बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने से गुरेज करते रहते थे। इस उपचुनाव में भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक बार भी चुनाव प्रचार के लिए रामपुर नहीं पहुंचे। हालांकि इस चुनाव को लेकर आजम खान की प्रतिक्रिया वैसे ही हेकड़ी वाली रही। एक पत्रकार के पूछने पर मैं सुन रहा था कि कैसे आजम खान उस पत्रकार पर ही अपनी भड़ास उतारने लगे। बात ये नहीं है कि कौन क्या आरोप लगा रहा है, फिलहाल हकीकत ये है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में कमल खिल गया है। अब दूसरे सीट की बात की जाए, आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव की, यहाँ भी बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। ये सीट तो खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के खाते में थी। इस्तीफा दिया तो उपचुनाव के हालत बने। जो लोकसभा सीट अखिलेश यादव के पास रही, वहाँ बीजेपी जीत हासिल कर लेती है तो भाई चर्चा तो होगी ही।
तमाम तरह के विश्लेषण है कि बीएसपी सुप्रीमो ने अपने प्रत्याशी उतारकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के वोट में सेंध लगाकर बीजेपी की जीत का राह आसान कर दिया। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा चर्चा इस बात पर की जानी चाहिए कि आखिर यादव परिवार के ही प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव एक बार भी क्यों नहीं आजमगढ़ गए, जबकि एक मिशन मानकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में जनसभाएं भी की, लोगों से वोट की अपील भी की। हालांकि इसके पीछे भी मेरा तर्क है कि हो सकता है कि आजमगढ़ के 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक होने की वजह से अखिलेश यादव को लगा हो कि यहाँ का उपचुनाव जितना कोई बड़ी बात नहीं होगी और वो खुद न जाने की बड़ी चूक कर बैठे। ये दोनों सीटें ऐसी हैं जहाँ एक बड़ी आबादी अक़लियतों की है। तो क्या ये भी माना जा सकता है कि अभी भी अक़लियतों की हिमायती पार्टी होने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी पर अक़लियतों का पूरा भरोसा नहीं है? या फिर ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की रणनीति में पूरी तरह से सफल होती जा रही है और मोदी योगी का ये फार्मूला लगातार कमल को खिलाने के लिए माकूल माहौल देता जा रहा है। फिलहाल बात तो समझनी पड़ेगी, समाजवादी पार्टी को सियासत में हर एक सियासी दल की अपनी रणनीति होती है और रणनीति में कितना दम है ये चुनाव परिणाम में ही तय होता है। आरोप प्रत्यारोप चाहे जो हो, समाजवादी खेमे में निराशा और बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। इस जीत को लेकर बीजेपी ने दावा भी ठोक दिया है कि अगले मिशन यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को ऐसा ही 100% चुनाव परिणाम मिलेंगे। तो ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। आगे और बड़े मुद्दों के साथ आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। उम्मीद है आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक हमें एपेक्स न्यूज़ इंडिया के फेसबुक ट्विटर अकाउंट पर जरूर दीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।